नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम मैपिंग कर रहे हैं इस समय हमने आसार के सारे 8 देशों का अध्ययन कर लिया है। उसी के आगे आज हम आसियान में म्यांमार से स्टार्ट करेंगे, यहाँ के 10 देशों का अध्ययन करेंगे। उसके आगे हम बढ़ते रहेंगे। क्लियर? तो चलिए हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जो कि पर डे जो सिस्टम है उसी हिसाब से हम चलते रहेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 4 पर्वत श्रेणियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है। उत्तर से दक्षिण में अगर हम जाएंगे तो उनका क्रम होगा क्रमशः नमक श्रेणी, सुलेमान, किरथर, मकरान तटीय श्रेणी। ठीक, ये 4 वहाँ के 2 प्रमुख बंदरगाह थे, ग्वादर और कराची। ईरान में एक बंदरगाह जिसको मैंने लीज पर ले रखा है हम लोगों ने, अर्थात हमारे देश ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह हमारा ईरान पे है, उन्हीं का है, मतलब हमने लीज पर ले रखा है। हम वहाँ पर काम वाम करेंगे, विकास करेंगे, चीज़ों का आदान प्रदान यानी व्यापार की दृष्टि से लिया जाता है। वहीं से ईरान में एक शहर था, मैंने आपको बताया था, जार्डन तक हम रेलवे ट्रैक बिछाएंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अफ्रीका में रोड सड़क बनाएंगे, जिसके चलते व्यापार करना आसान रहेगा। हम वहीं पर अफ़गानिस्तान में बामियान एक शहर था, यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसके चलते वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थी। लेकिन वर्तमान में पूछ लिया जाए दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति इस समय चीन में है, स्प्रिंग बुद्धा। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर आपका है इंडोनेशिया में, बाली द्वीप पर स्थित है। ठीक है, चलिए बाली द्वीप को ही हम क्या बोल देते हैं? बाली द्वीप को हम बोल देते हैं हिंदू द्वीप। बात की जाए गोल्डन ट्रायंगल की, जो ओपीएम के लिए था, उसमें भी 3 देश हैं। ट्रायंगल है तो 3 ही होंगे, सिंपल सी बात है। कौन कौन से 3 थे? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, जो कि ओपियम ट्रायंगल के लिए फेमस है। अर्थात ये गोल्डन ट्रायंगल, ये सोडियम त्रिभुज जो है, किसके लिए? ओपियम यानी अर्थात अफीम के लिए फेमस था। और अफीम के से कौन सी दवा बनती है दर्द निवारक? पेन रिलीवर, मार्फिन। ठीक, होते करते ये हम श्रीलंका में जब पहुँचे थे, श्रीलंका में हमने बताया था आपको कि श्रीलंका में सबसे उत्तरी पॉइंट है पॉइंट पेड्रो जो है वो श्रीलंका का सबसे उत्तरतम बिंदु है। वहीं पर एक बंदरगाह है एलिफेंट दर्रा से जाफना से श्रीलंका आते हैं। क्लियर? ऊपरी श्रीलंका को हम जाफना बोल देते हैं, निचली श्रीलंका को श्रीलंका बोलते हैं। इनका सबसे दक्षिण में इनका बंदरगाह है हम्बनटोटा में वर्तमान चीन का अधिकार है। ठीक है, ये मालदीव है, मालदीव का इनका एक बंदरगाह है माले बंदरगाह, मालदीव की राजधानी माले। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में जो सेना बनी थी मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश के है। कौन से वहाँ के लीडर? पहले नेता स्वतंत्र बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी इसमें वर्तमान में है शेख हसीना। ठीक, नेपाल में 3 प्रमुख शहर मैंने बताए थे, एक तो राजधानी काठमांडू, दूसरा विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र लिए फेमस है, दूसरा जनकपुरी जहाँ हमारे ससुराल है। भूटान के एक पर्वत था काला पर्वत, जो कि वहीं से यही क्वेश्चन पूछाता है। बाकी भूटान 1962 में तिब्बत को जब चीन ने तबाह किया, इधर उधर कर दिया, तो फिर भूटान एक अलग देश के रूप में रहने लगा। अब भूटान जो भारत के साथ सह राज्य के रूप में रहता है, इसलिए भारत ने भूटान की पूर्ण सेफ्टी के लिए यानी पूरा प्रोटेक्शन देगा भारत। कोई भी इस पर आतंकवाद
हमला होगा कोई भी, तो भारत इसको सुरक्षा देगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज हम पहुंचते हैं म्यांमार, आसियान के देशों में। बात अगर म्यांमार की जाए तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश के चलते इसकी जो सीमा है वो भारत एक पर्वत श्रेणी है, वह पर्वत श्रेणी इस सीमा को, इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत भारत को म्यांमार से पृथक करता है। कौन? भारत से भारत को म्यांमार से अराकान योमा पर्वत पृथक करता है। म्यांमार पहले ये पूरा एरिया भारत था, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सारा एरिया, लेकिन होते करते 1935 शासन अधिनियम के तहत सिर्फ म्यांमार भारत से अलग हो गया। ठीक है, यहाँ की राजधानी है नैपेदा। पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते थे, लेकिन तब उस समय इसकी राजधानी यंगून थी। यंगून लमसम यहाँ पड़ेगा, देखिएगा। ठीक है, और म्यांमार की वर्तमान राजधानी नैपेदा है। म्यांमार में एक पर्वत है, यहाँ पर बीचों बीच पर्वत है, शान का पठार है, सॉरी पठार है, शान का पठार। ठीक, शान के पठार से पश्चिम से एक नदी निकलती है, उसका नाम है इरावदी, और एक नदी इसके पूर्व से निकलती है, उसका नाम है शाल्विन। इरावदी और शाल्विन के बीच के जो मैदानी क्षेत्र है, शान का पठार वाला जो क्षेत्र है, ये ज़बरदस्त तरीके से उर्वरक भूमि है। यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में कृषि की जाती है, यानी कृषि के लिहाज से काफ़ी उर्वरक भूमि है। बात की जाए तो इसे गोल्डन पैगोडा भी बोलते हैं, गोल्डन पैगोडा बोलते हैं म्यांमार को, और इसे कंट्री ऑफ विलेजेस भी बोलते हैं, यानी गाँवों का देश बोलते हैं। म्यांमार को गाँवों का देश भी बोलते हैं, म्यांमार को गोल्डन पैगोडा भी बोलते हैं। ठीक, साथ ही इरावदी और शाल्विन दो इनकी प्रमुख नदियां हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्रमुख इनका बंदरगाह है। यहाँ पर ये कलर थोड़ा चेंज कर दो, ये शितवे बंदरगाह। ठीक, शितवे बंदरगाह म्यांमार का प्रमुख बंदरगाह है। भारत जो है, यहाँ भारत का कोलकाता है यहाँ पर, तो भारत जो है कोलकाता से शितवे तक एक, एक्चुअली में क्या है कि भारत ने शितवे को लीज पर ले रखा है। ठीक है, पहले तो चीन भी लेने जा रहा था, लेकिन फिर बात बन गई तो भारत को लीज पर दे दिया। लीज पर मतलब यह होता है कि काम सारा हम करेंगे, विकास जो होगा वहाँ पर हम करेंगे उस बंदरगाह पर, लेकिन उसका रेंट, उसका किराया विराया कुछ परसेंटेज होता है वो उस देश को देना पड़ता है, क्योंकि उनकी भूमि है, उनका बंदरगाह है, इसलिए। ठीक है, मतलब लीज पर मतलब एक प्रकार से किराया विराया पर ली गई ज़मीन को लीज पर बोलते हैं। ठीक, तो वही लीज पर लिया गया है। तो यहाँ पर, यहाँ से कोलकाता से सितवे तक तो पानी के जहाज़ से व्यापार होगा। उसके बाद यहाँ पर एक नदी है, नदी का नाम है, मिजोरम से निकलती वो नदी म्यांमार को होते हुए शितवे से होते हुए अपना मुहाना बंगाल खाड़ी में बनाती है, अर्थात अपना जल बंगाल खाड़ी में छोड़ देती है। तो इस नदी का नाम है कालादान नदी। कालादान नदी, कालादान नदी, देखो यहाँ से पानी के जहाज़ से जाएंगे सितवे तक, उसके बाद पानी का जहाज़ अंदर चल नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर हम नाव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? नाव का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद नाव के आगे फिर हम मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। कौन से? स्थल मार्ग का। तो इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या इसे कालादान प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, कई बार मतलब पूछा जाएगा कि मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत का किस देश के साथ चल रहा है? म्यांमार के साथ। भारत के किस बंदरगाह से
म्यांमार के किस बंदरगाह पर? कोलकाता से सितवे तक। किस नदी का सहयोग है इसमें? तो कालादान नदी। कालादान नदी किस देश से निकलती है? तो भारत से। किस शहर से? मिजोरम से। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आप सोचिए, जैसे यहाँ पर से यहाँ से हम ऐसे यहाँ फिर हम नॉर्थ ईस्ट में आ गए। मैंने आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश में एक सकरा रास्ता है जिसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन नेक। और ये चिकन नेक अगर सपोज दैट किसी कारणवश ये रास्ता मेरा बंद हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, तो हमारा एक मार्ग इधर से ना पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए, इसलिए साथ ही यहाँ से हम फिर इधर से हम व्यापार कर सकते हैं इधर जा कर के। क्लियर भाई? म्यांमार में पहुँच ही गए, समझ गए। म्यांमार के बाद हम आगे कहाँ चले जाएंगे? म्यांमार के बाद हम आगे चले जाएंगे थाईलैंड। थाईलैंड के बाद कंबोडिया। कंबोडिया चाहे तो लाओस चले जाएँ, फिर हम वियतनाम चले जाएंगे, फिर थाईलैंड से ही हम मलेशिया चले जाएंगे, समझिए। सिंगापुर तक बढ़िया मार्ग बन सकता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या हो सकता है। यहाँ म्यांमार के जो है सागौन की खेती के लिए अच्छी खासी खेती करता है सागौन की, और अच्छा खासा उत्पादन होता है और निर्यात भी अच्छी खासी मात्रा में करता है म्यांमार सागौन की खेती। साथ ही यहाँ पर ये जो सान का पठार है इस क्षेत्र में, यहाँ पर नीलम वगैरह ग्रेफाइट और नीलम पाया जाता है, ग्रेफाइट और नीलम। लेकिन जो इरावदी का डेल्टाई वाला क्षेत्र है यहाँ पर अलाह धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अलाह धातु जैसे तांबा, जस्ता, टिन, इस प्रकार के यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, समझ गए। सीसा, जिंक, ईटीसी, ठीक है। तो नीलम के लिए कई बार पूछा गया, नीलम के लिए कौन सा पर्वत पठार फेमस है? तो सान का पठार नीलम के लिए फेमस है। नीलम और ग्रेफाइट, यहाँ पर नीलम और ग्रेफाइट सान के पठार से प्राप्त होती है। अगर देखा जाए तो इस बंदरगाह से मैंने बताया ना, दक्षिण पूर्व एशिया से हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं। यहीं पर ये जो अराकान न्यूमा पर्वत है, अराकान न्यूमा पर्वत पर एक आर्मी रहती है जो कि अराकान आर्मी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ही ये वाला जो एरिया है म्यांमार का, ये वाला एरिया, ये शखाइन वाला है, ठीक। सखाइन वाला एरिया है। इस पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मुसलमान रहते हैं। तो इन्होंने ही इस आर्मी को तैयार किया। इस पे आर्मी मतलब इनके लिए तो आर्मी है, लेकिन हमारे लिए आतंकवादी हैं, क्योंकि हमारे लिए घातक साबित सिद्ध होते हैं, आतंकवादी का काम करते हैं। लेकिन इनको ये जो अराकान आर्मी है, इस अराकान आर्मी को फंडिंग पैसा, रुपया, अस्त्र शस्त्र, ये सब चीज़ें सुविधाएं चीन देता है भारत को बर्बाद करने के लिए। साथ ही चीन म्यांमार को भी बर्बाद करना चाहता है। आप देख ही रहे हैं 2020-21 में वहाँ पर सेना का शासन चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन वहाँ पर जो नेता थी आंग सान सू थी ना, हाँ आंग सान सू ही थी। आंग सान सू थी, उनको नज़र कैद कर दिया गया, उनको सत्ता छीन ली गई और वहाँ की सत्ता पूरी सेना के हाथों में चली गई। ये सारे सिस्टम है। वहाँ पर रोड पे पुलिस सेना घूम रही है, लोगों को कंट्रोल सेना कर रही बंदूक के माध्यम से। ये सारी चीज़ें जो कि बहुत बुरी हैं। यहाँ पर हमारा एक द्वीप था, यहाँ पर ये, इसके नीचे आएंगे आपका तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप मिलेगा आपको। ये तो अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं भारत इंडियन ज्योग्राफी, तो जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, तो ये है कोको द्वीप। तो मैंने आपको बताया है कि कोको जलसंध जो है भारत को श्रीलंका से म्यांमार से पृथक करती है। किससे? भारत को म्यांमार से पृथक करती है कोको जलसंध। तो ये कोको द्वीप है। इस कोको द्वीप को जवाहरलाल नेहरू ने इसको दान में दे दिया था। इन्होंने मांगा तो जवाहरलाल नेहरू ने भी सोचा चलो अपना साथी था पहले दे देते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो कहाँ रहेगी, बेचारे जगह कम है, तो यहाँ कुछ जाके शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ घर द्वार बना लेंगे, बच्चे जो होंगे बेचारे नहीं तो भूखों मरेंगे, अपने को कष्ट होगा, क्योंकि अपना ही एक अंग था जो कट के बाहर चला गया है। बेशक उस वक्त दौर देखो आगे क्या करते हैं। तो नेहरू की एक क्या बोलते हैं गलती नहीं थी, मतलब उनका एक
हाँ बहुत उनका एक दया थी, जिस प्रकार से उन्होंने इसको दे दिया। देना गलत नहीं था, ये थोड़े ना कोई सोचता था कि ये इतना हरामी पंथी कर जाएगा म्यांमार को। तो इस म्यांमार ने क्या किया, इस कोकोदी को चीन को दे दिया है। किसको दे दिया? हमारे दुश्मन को दे दिया, चीन को। और हमने किस में गिफ्ट में दिया था, गिफ्ट में। और अब हम चाहते हैं कि गिफ्ट वापस ले। लेकिन हमारे यहाँ जो नेता नगरी है ना, तो वो अगर उनसे आप कोई सवाल करोगे ना, जो गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, वर्तमान की हो भूत की हो, तो वो पास्ट का बताएंगे। जैसे अगर कांग्रेस की होगी तो भाजपा की जो गलतियाँ वो गिनाएंगे। ये नहीं कि हाँ गलती को एक्सेप्ट करें, उनसे हुई तो हम उसको सुधारें। भाई जनता क्यों, लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं होता है कि जो पुरानी गलतियाँ हो चुकी उनको आप नज़रअंदाज करते रहें, नई गलतियाँ रिपीट करते रहें। लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जो गलतियाँ पुराने लोग कर गए हैं या जो जनरेशन कर गई है, हमारे पूर्वज कर गए हैं, उसको हमें सुधारना है। इसलिए लोकतंत्र में जो सत्ता पार्टी होती बदली जाती है। कांग्रेस से जो गलतियाँ हैं वो चाहते हैं, यानी यूपीए से जो गलतियाँ हुई हैं, हम चाहते हैं कि एनडीए उसको बदले, उसको सुधार करे। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारे पास 56 इंची चीना है, कि हमारा 56 इंची चीना है, कि हम चाय बेचते थे, कॉफ़ी खरीदते थे। ऐसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, वो जो था वो ख़त्म हो गया। तो ये अगर आप सवाल उठाओगे इस पे, तो लोग कहेंगे कि वो तो नेहरू जी ने दिया था। अरे नेहरू जी ने दिया था तो उस समय माहौल कुछ दूसरा था यार, उस समय की सिचुएशन कुछ दूसरी थी, उस समय की स्थिति परिस्थिति कुछ दूसरी थी, देने का नज़रिया, उनका मांगने का नज़रिया कुछ दूसरा था। लेकिन आज उस गधे ने इसको हमारे दुश्मन को दे दिया है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमने जो गिफ्ट हमारे पूर्वजों ने दिया था हम उसको वापस ले लेंगे। क्योंकि हमने इसलिए थोड़ी दिया कि तुम उसको गलत हाथों में रख दो। लेकिन समझ में नहीं आता है, लोग इस पर काम ही नहीं करना चाहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। उन्हें तो सिर्फ कहाँ से राज्य में इलेक्शन होना है, कोरोना हो कोई भी हो, लेकिन इलेक्शन करा लेना है। जिस राज्य में इलेक्शन होगा वहाँ कोरोना तब तक नहीं हावी होगा, लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाएगा वहाँ कोरोना अच्छा सडनली एकदम से सारा भरभरा जाएगा। क्या बताएं यार, ये सारी चीज़ें हैं। तो इरावदी और साल्विन यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक। और कालादार नदी प्रोजेक्ट में कौन सी नदी से आया गया? कालादार नदी। कौन सा प्रोजेक्ट है? मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कहाँ है? भारत का म्यांमार में चल रहा है काम, ठीक। लेकिन यहाँ पर विकास बहुत धीरे चलता है, काम बहुत धीरे चलता है। ये यंगून वही शहर है जहाँ पर हमारे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई, और इनका मकबरा यहीं पर ही, ठीक है। और ये हीनयान बौद्ध धर्म के लिए ज़्यादा जाना जाता है म्यांमार का। हीनयान धर्म, यानी हीनयान वो धर्म था बौद्ध धर्म का जो गरीब था, यानी मूर्ति नहीं बनाता था। गरीब मतलब यही याद करें, हीन यानी कमज़ोर तबके के लोग को हीन बोलते हैं। तो वो मूर्ति नहीं बनाते थे, वो कल्पना की पूजा करते थे, ठीक है। गौतम बुद्ध की कल्पना, क्योंकि उनका ही मानना था अगर बुद्ध की मूर्ति बना दी जाएगी तो कोई ना कोई इसमें कमी रह जाएगी। अब बुद्ध जो कि हमारे भगवान हैं वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए हीनयान में मूर्ति की पूजा नहीं होती है। बौद्ध धर्म में आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में। ये था म्यांमार के से सटा हुआ एक देश है दूसरा, उसका नाम है थाईलैंड। क्या नाम है? थाईलैंड। अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड कुछ इस प्रकार से होगा, ये ऐसे, ठीक। ये है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ये सफ़ेद हाथियों के लिए जाना जाता है। ये देश किसके लिए? सफ़ेद हाथियों के लिए थाईलैंड को जाना जाता है। थाईलैंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत विकास कर चुका है। भारत ने थाईलैंड के इलेक्ट्रॉनिक्स पर रोक लगा रखी है, क्योंकि अगर थाईलैंड का इलेक्ट्रॉनिक भारत में आ जाएगा तो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक है क्षेत्र है वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत पीछे हो जाएगा इस क्षेत्र में। इसलिए भारत ने, आप देखिए भारत में थाईलैंड का कोई भी मेड इन थाईलैंड नहीं मिलेगा आपको, कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक का भारत में थाईलैंड का नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत ने थाईलैंड के इलेक्ट्रॉनिक को रोक लगा रखी है, ठीक। बैन लगा दिया है भारत ने। साथ ही थाईलैंड काफ़ी सुंदर शहर है, देश है, घूमने के दृष्टि से टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यह देश, यहाँ पर जो जीडीपी ना, यहाँ पे
यहाँ के जो जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा टूरिज्म का होता है, जो टूरिस्ट आते हैं घूमते फिरते हैं उसका ज़्यादा फायदा। यहाँ पर एक पठार है, किराट का पठार। किराट का पठार यहाँ इस क्षेत्र में पड़ेगा लमसम। किराट का पठार है। यह किराट का पठार जो है, यहीं पर सफ़ेद हाथी मिलते हैं, यहीं पर सफ़ेद हाथी मिलते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ गाय पूजनी होती है, उसी प्रकार थाईलैंड में हाथी पूजनी होते हैं। ठीक, समझ गए? हाथी, इसीलिए इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। साथ ही इस पठार पर सवाना वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? सवाना। पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सवाना वनस्पति, सवाना वनस्पति किराट पठार पर पाई जाती है। ठीक, यह भी अलाव धातु खनिज के लिए जाना जाता है, और इसके लिए और अर्थात यहीं भी तांबा वांबा जस्ता अस्ता जिंक विंक पाए जाते हैं थाईलैंड में भी। यहाँ पर उत्तर मध्य किराट का जो उत्तर मध्य एरिया, ये वाला, ये यहाँ पर रबड़ की कृषि, रोपड़ कृषि होती है। रोपड़ यानी जैसे हमारे यहाँ खेत धान की रोपड़ कृषि होती है, यानी पहले हम धान की बोते हैं, उसकी बेंट तैयार करते हैं, फिर उनको उखाड़ते हैं, दूसरे खेत में पानी वानी भर के खेत तैयार करते, फिर उसमें गाड़ते हैं, फिर धान की फसल तैयार। वैसे यहाँ पर रबड़ की भी रोपड़ फसल होती है। कहाँ पर? थाईलैंड। और थाईलैंड जो है, सर्वाधिक रबड़ के उत्पादन थाईलैंड में होते हैं। थाईलैंड में तो सड़कें भी रबड़ युक्त होती हैं, यानी रबड़ डाली जाती है वहाँ पर सड़कों में भी, यानी इतना ज़्यादा होता है। और इतना ज़्यादा उत्पादन होने चलते दुनिया का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश भी है रबड़ का थाईलैंड। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो थाईलैंड है, थाईलैंड एक्चुअली में आप देखेंगे तो इसके नीचे अगर आप जाएंगे, इसके दक्षिण में, हम थाईलैंड यहाँ तक रखते हैं, इस यहाँ से, जहाँ से ये समझ, ये सपोज दैट ये एरिया जो है, ये मलेशिया है। लाल वाला जो मैंने लाल वाला बनाया है, ये मलेशिया है। ठीक है, ये काला वाला थाईलैंड है, जहाँ तक काला है वहाँ थाईलैंड है, जहाँ से लाल है वो मलेशिया है। ठीक, मलेशिया के यहाँ दक्षिणतम पॉइंट में देखिए एक शहर है, शहर नहीं मतलब देश है, सिंगापुर। ठीक, इस सिंगापुर के दक्षिण में देखिए एक यहाँ पर जलसंधि है, मलक्का जलसंधि, मलक्का जलसंधि है। तो यहाँ पर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया के एक द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप जो है, ये सिंगापुर को, सॉरी, मलक्का जलसंधि जो है सिंगापुर को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है। ठीक, जिसके चलते ये एक सकरा मार्ग है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड में देखेंगे, जो चीन वाला एरिया है, दक्षिण चीन सागर, यहाँ ये एरिया दक्षिण चीन सागर का है। ये यहाँ पर अंडमान सागर है, अंडमान सागर हिंद महासागर के का ही क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आ जाता है। तो दक्षिण चीन सागर से अंडमान सागर या हिंद महासागर में आने के लिए यही एक सकरा रास्ता है। तो सिंगापुर जो है, यहाँ पर सिंगापुर जो है, यहाँ पर रिफिल सेंटर है, मतलब जो भी पानी आने के जहाज़ जाते हैं यहीं से पेट्रोलियम लेते हैं, और साथ ही यहीं से लोग खाना वाना खाते पीते चलते रहते हैं। इसीलिए ये मतलब क्या है, टैक्स लेता है सिंगापुर इस मार्ग से निकलने का, जिसकी वजह से सिंगापुर इसीलिए दुनिया में सबसे आगे है। रीजन यही है कि सिंगापुर का आगे। ठीक, तो मतलब ये है, ये जो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मार्ग है, तो थाईलैंड जो है, थाईलैंड के सिंगापुर से नहीं बनती है। तो थाईलैंड चाहता था कि वो यहाँ से इस एरिया को काट कर एक नहर बनाए, जिसका नाम था क्रॉ नहर। क्रॉ नहर, तो क्रॉ नहर अगर कट जाएगा, भाई भारत को कोई नुकसान नहीं है। चीन चाहे इधर से युद्ध करने आए, चीन चाहे इधर से युद्ध करने आए, हम लड़ना तो हमें यही है। ठीक है, तो मुझे कोई नुकसान फ़ायदा मेरा नहीं था। लेकिन अगर इधर से ये क्रॉ नहर बन जाएगी तो आप देखिए सिंगापुर का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, साथ ही इधर के राज्यों को इधर आने के लिए काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो थाईलैंड है, ये क्रॉ नहर किस देश का है? थाईलैंड का। अभी काम शुरू नहीं हुआ है, रोक इसलिए लग गई इस पर
क्योंकि अगर सपोज दैट सोचिए अगर ये कटेगा तो यहाँ से जो मार्ग बनेगा पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ पर जो जलीय जीव जंतु हैं, यहाँ का जो पर्यावरण है उसको काफ़ी क्षति, काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, करों नहर प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया करों नहर प्रोजेक्ट किस देश का था जो चालू होने वाला था। करों नहर कौन सा देश बनाने जा रहा था? थाईलैंड बनाने जा रहा था। चीन सपोर्ट कर रहा, चीन बनाएगा इसको, सब ले लेगा, बना देगा, ठीक है। इसीलिए फिर उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर एक ऐसे एक देश है लाओस। लाओस की राजधानी है लाओस की राजधानी है क्या है देख लेना, वियंतिये है, हाँ वियंतिये है, ठीक। हाँ, यहाँ इनके बैंकॉक के थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो है काफ़ी टूरिस्ट के दृष्टि से काफ़ी सुंदर राजधानी है, काफ़ी सुंदर शहर है। बैंकॉक सस्ता भी पड़ता है बाहर से। बैंकॉक इधर जाओगे स्विट्जरलैंड यूरोप में तो महंगा बहुत पड़ता है, इधर आओगे तो सस्ता पड़ता है। स्विट्जरलैंड, बैंकॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो बैंकॉक सस्ता पड़ता है पश्चिम की दृष्टि से इधर, जिसके चलते बैंकॉक लोग ज़्यादा जाते हैं, भारत के लोग बैंकॉक ज़्यादा जाते हैं। तो हाल ही में बैंकॉक जो है काफ़ी आगे निकल गया है टूरिस्ट की दृष्टि से। यूरोप के कई देशों को उसने पछाड़ दिया है टूरिस्ट के दृष्टि से। इसीलिए बैंकॉक की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी जो है वो टूरिस्ट पे ज़्यादा काम करती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो जीडीपी है इनकी वो काफ़ी निर्भर करती है टूरिस्ट पर। यहाँ के 3 प्रमुख शहर हैं, एक तो बैंकॉक है, दूसरा है पटाया और फुकेट। पटाया और फुकेट, ठीक, ये पटाया, फुकेट, बैंकॉक, ये 3 यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट शहर हैं। आगे समझ में, आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो जो देश है वो है लाओस। बात अगर लाओस की जाए तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है, रीजन, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री हो जाता है। लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं टच करती है। लाओस चीन के साथ सीमा साझा करता है, समझ गए, समझे। लाओस को अब से मैंने बताया था आपको कि आर्थिक दृष्टि से वो देश पिछड़े ही रह जाते हैं जिनको समुद्री तटवर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ों से वंचित हैं, पेट्रोलियम से वंचित रह जाते हैं, खनिज से वंचित रह जाते हैं, ये सारी चीज़ें, समझिए। इसलिए वह देश जो स्थल रुद्ध होते हैं, समझ लो, तुरंत दिमाग में आपको आ जाना चाहिए, वह देश कमज़ोर होगा, गरीब होगा उस देश के तुलना में जो तटीय देश होंगे, ठीक। लाओस साथ में सागौन की कृषि के लिए फेमस है। लाओस में चावल अच्छी मात्रा में उत्पादन हो जाता है, ठीक है। लाओस को, जहाँ पर थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, वहीं पर लाओस को 1000 हाथियों का देश कहा जाता है। 1000 हाथियों का देश लाओस को कहते हैं। इसलिए ध्यान देना, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है, लेकिन 1000 हाथियों के देश के लिए लाओस है। लाओस की राजधानी वियंतिये, ठीक। आगे अगला जो देश है वो है आपका कंबोडिया। बात अगर कंबोडिया की जाए तो कंबोडिया जो है यहाँ पड़ेगा आपका, कहाँ पड़ेगा भाई, ये वियतनाम हो जाएगा, ऐसे वियतनाम हो जाएगा। यहीं पर ये वाला जो एरिया है आपका, हाँ, ये जितना भी रेड वाला है ये कंबोडिया का हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। ये वियतनाम है, वियतनाम, ये कंबोडिया है। तो बात अगर कंबोडिया की जाए, कंबोडिया में कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, बस इतना ही ध्यान देना है। जो कंबोडिया है, कंबोडिया की राजधानी नामपेन। कंबोडिया में एक प्रसिद्ध मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अंकोर वाट मंदिर से क्वेश्चन सदैव पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, सदैव मतलब अक्सर पूछ लिया जाता है, प्रतिवर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है।
और कांकोर वाट मंदिर किस भगवान का है? तो विष्णु भगवान का है। ठीक है, फिर अंकोर वाट यहाँ का एक शहर है प्रिया बिहार, यहाँ एक शहर है ढूंढना, प्रिया बिहार। इसका थाईलैंड के साथ, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर है, थाईलैंड के साथ विवाद चलता है। प्रिया बिहार का विवाद चलता है कंबोडिया और थाईलैंड के साथ। ठीक है, साथ ही जो यहाँ का अंकोर वाट मंदिर है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने बनवाया था। अंकोर वाट मंदिर किस भगवान का है? विष्णु भगवान का है। ठीक, यहाँ से इतनी यही पूछा जाता है। साथ में अगर देखा जाए वियतनाम, तो वियतनाम को अगर देखें हम, तो अगर आप अपने ऑक्सफोर्ड में देख रहे हैं वियतनाम को, तो वियतनाम जो है वो पहले 2 भागों में डिवाइड था, लाओस कंबोडिया और वियतनाम। लाओस कंबोडिया वियतनाम, इन 3 देशों के बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। जैसे इसको बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इसको बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। अर्थात लाओस कंबोडिया वियतनाम पर पहले फ्रेंच का अधिकार था। किसका अधिकार था? फ्रेंच का, यानी फ्रांस का अधिकार था। बाद में जब यह स्वतंत्र हुए तो 3 देश बनकर उभरे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 देश बने। बात फिर वियतनाम 2 भागों में डिवाइड था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिण वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का सपोर्ट रूस करता था, सपोज दैट ये उत्तरी वियतनाम, तो इसका सपोर्ट रूस करता था। दक्षिणी इसका यूएसए करता था। जो उत्तरी वियतनाम था वो साम्यवादी था, जैसे चीन। ठीक, ये साम्यवादी था। लेकिन जो दक्षिणी वियतनाम था ये लोकतांत्रिक था, डेमोक्रेटिक था। ठीक, जिसके चलते ये इन दोनों देशों के साथ राजनीति, ये 2 बड़े देश कहते हैं, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, अर्थात अमेरिका और रूस। शीत युद्ध में बहुत क्षति हुई थी वियतनाम की, लेकिन अंत में वियतनाम में के लोगों ने, यहाँ वियतनाम को जो आज़ाद कराया, मतलब अमेरिका ने यहाँ पर बहुत बमबारी की थी उत्तरी वियतनाम पर, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ के इस छोटे से देश, आप ऑक्सफोर्ड देख रहे होंगे, इस छोटे से देश ने रूस और यूएसए दोनों को मार भगाया, दोनों देशों की फ़ौज को मार भगाया। लाखों की संख्या में अमेरिका ने यहाँ पर बमबारी की, हवाई जहाज़ के माध्यम से बम छोड़े थे। लेकिन यहाँ के एक क्रांतिकारी नेता थे हो ची मिन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया वियतनाम के क्रांतिकारी नेता का नाम बता, तो हो ची मिन जो थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया देश को आज़ाद कराने में। दोनों देशों ने, यानी उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, आपस में मिल गए। अब मिलके इन्होंने कहा अब हम अपने देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार रहने देंगे और हम दोनों एक हो जाएंगे अब। ठीक, इसके चलते यहाँ के लोगों ने दिमाग लगाया, यहाँ पर जंगल बहुत है। ठीक है, जिसके चलते यहाँ के लोगों ने क्या किया, गड्ढे खोदे। और ये गड्ढे खोदे और गड्ढों में पतले पतले ऐसे लकड़ी के गाड़ दिया ताकि इसमें कोई गिरे तो फंस जाए। तो जिसके चलते जब अमेरिकी फ़ौज यहाँ आते थे तो उन गड्ढों में गिर के मर जाती थी। साथ में बमबारी हो रही थी तो इन्होंने सुरंगें तैयार की, सुरंगों में खुद रहते थे, समझ गए, और गड्ढों में अमेरिकी सैनिक मर जाते थे। और जंगल इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर एक एक आदमी कम से कम हज़ार आदमी को मारता था। एक टारगेट था। कैसे? स्नाइपर लेकर बैठते थे। ठीक है, और स्नाइपर बहुत ही ज़बरदस्त बंदूक होती है, तो छिप छिप कर वार करते थे। इस प्रकार से अमेरिका भागा और रूस भी भाग गया। अंततः वियतनाम एक स्वतंत्र देश बनकर तैयार हुआ। और वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी क्या है? कंबोडिया की नामपेन है, लाओस की, हाँ, यहाँ की राजधानी है, याद नहीं आ रही, हनोई। हाँ, वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक, यहाँ की राजधानी देखना उत्तर में पड़ेगा। तो ये जो वियतनाम है, इस प्रकार से वियतनाम काफ़ी
ज़्यादा एक्टिव जब हुआ तब जाकर ये स्वतंत्र हुआ, जिसके चलते वियतनाम एक देश बना। और यहाँ के क्रांतिकारी जो नेता थे वो थे हो ची मिन। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक शहर भी है हो ची मिन। हो ची मिन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। वियतनाम की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो ची मिन में ही रहती है। आप देखिए तट पे ही पड़ता है हो ची मिन। बात वियतनाम की जाए तो यहाँ पर 2 द्वीप हैं। ये इधर है एक पराशल द्वीप, देखना ऑक्सफोर्ड में। एक यहाँ है स्प्रेटले द्वीप। ठीक, ये जो द्वीप हैं ये वियतनाम के हैं, लेकिन चीन कहता मेरे हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में पड़ते हैं। हुआ ये कि वियतनाम को ये पेट्रोलियम यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है इन दोनों द्वीपों पर। अब चीन जो है वियतनाम को कहता दक्षिण चीन सागर मेरा है, तो उसने वियतनाम को तेल निकालने से मना कर दिया। वियतनाम ने भारत से बात की। भारत ने कहा अच्छा यह बात है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने कहा ठीक हम पेट्रोल निकाल देंगे, 50% पे होगा। तो वियतनाम कहा चलो भागे बहुत ही टेंट कैसे है। तो उन्होंने कहा चलो आधा ही 50% मिलेगा। तो भारत की एक कंपनी ONGC इस समय इसके मालिक यानी अध्यक्ष CEO हैं वो क्या बोलते हैं संबित पात्रा, बबक वाला, जो मतलब पढ़ा लिखा तो होगा ही, तभी टीवी पर आता। क्योंकि मैं ये सोच लेता अगर कोई टीवी पे आ रहा तो पढ़ा लिखा ही होगा। अगर बोल रहा तो मैं मान लेता हूँ पढ़ा लिखा होगा, लेकिन वो बोलता अनपढ़ों जैसा है। मतलब इतनी ज़्यादा होटिंग करता है किसी भी शख्स की, मतलब ये लगता ही नहीं है कि वो एक देश के प्रतिष्ठित पार्टी का मेंबर है। उसकी बात है, वो आपकी बात में आपकी होटिंग करके आपको बेशर्म महसूस करा देता है। इतना गंदा इंसान है वो। ONGC का मालिक है, यानी CEO ONGC का वही बका है, बात्रा कहेगा। ठीक, तो ONGC का मालिक कौन है? तो भारत ने पार्सल और स्प्रेटले द्वीप से पेट्रोलियम निकालता है और 50% पे दोनों मजा करते हैं। हम तो कहते हैं भैया जो भी देश समस्या हो, एक बार चीन ने मना कर दिया था, फिर भारत इधर नेवी गई थी, कहा देख कौन है ससुरा जो मना कर रहा है, नेता बन रहा है साला। फिर शांत हो गया चीन का, अच्छा भैया तुम आयु का कहीं हाँ कहीं ठीक, आप तेल निकाल लो, आराम से निकाल लो, कोनो परेशानी नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। और ये लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी एक है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी कहने का तात्पर्य जैसे अब देखो अब समझने में आएगा। ये जो मार्ग है, भारत एक मार्ग यहाँ से बना ले पूर्वोत्तर भारत से होते हुए म्यांमार से लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम से होते हुए इधर पहुँच जाए, या इधर से आकर थाईलैंड होते हुए शॉर्ट रूट होते हुए एक मार्ग इधर दे दे, सिंगापुर तक आ जाए, तो हमारी सेना युद्ध करने के लिए, जैसे चीन फड़फड़ाएगा, चीन यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक आएगा और हम सीधा स्थल मार्ग से आकर यहाँ इसको धक 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 उड़ा देंगे। इसके ही शहर में, इसके ही क्षेत्र में इसको उड़ा देंगे चीन को। ठीक है, तो ये मतलब हमारी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, ये सब करना चाहिए। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, ये पूर्वोत्तर राज्यों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हमारे, क्योंकि इधर विकास नहीं, उधर देखिए यहीं से फिर व्यापार शुरू हो जाएगा, और व्यापार शुरू हो जाएगा। दिल्ली कितना डेवलप है, क्यों डेवलप है? जबकि दिल्ली किसी भी किनारे नहीं, बीच में है। यहाँ पर व्यापार बाहर से आता होगा, तो इधर से आता होगा, वो उन राज्यों को काफ़ी फ़ायदा है दिल्ली तक आने वाले। तो यहाँ से जब व्यापार आएगा तो यहाँ पर राज्यों को कितना विकास हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? ये सारी चीज़ें, ये है वियतनाम, समझ गए? वियतनाम बहुत ही ठीक ठाक देश है, काफ़ी क्रांति इन्होंने की, तब जाकर बेचारे स्वतंत्र हो पाए हैं वियतनाम जी। वियतनाम तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया, काफ़ी चीज़ें आज
काफ़ी कंटेंट मिला आपको याद करने के लिए, ठीक है। साथ में पढ़ते भी रहें, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, रिवाइज करते रहें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सफोर्ड जिनके पास ना हो वो ले लें, बिना ऑक्सफोर्ड के मज़ा आएगा नहीं। हम तो गोलंडा बना बना के पढ़ा देते भैया, ऑक्सफोर्ड रहेगा तो हम जो सिटी, जो शहर, जो देश बताते हैं उसको आप ध्यान देखिए, उससे आपको आसानी मिलेगी, आसान रहेगा पढ़ने में, समझने में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी नोट्स वोट्स बनाते रहें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।